अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ, एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफ चौधरी साहब, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड पीटीआई के सदर रहे हैं और अब दोबारा इसी ओहदे के लिए 1 मार्च को इलेक्शन में जा रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया साकिब साहब। चल साहब, ये पहले बताइए कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें जो नताइज आए हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमती पार्टी के लिए कुछ थोड़ी सी परेशानी की बात है या फिर आपके लिए इत्मीनान बख्श है? नहीं जी, कोई परेशानी की बात नहीं है पार्टी के लिए, बड़े इत्मीनान बख्श है। बल्कि डस्का में जैसे हमारा मुकाबला हुआ और जैसे हमने सीट ये जीती है, मेरे ख्याल में कि इससे साबित हुआ है कि लोगों का, आवाम का यकीन है पार्टी पे, पीटीआई पे, और यकीन है गवर्नमेंट पे। जिस तरह गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, आवाम हैप्पी है बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में भी इसी तरह हर जगह से, हर सीट को इसी तरह से इंशाल्लाह विन करेंगे। जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं डस्का में, पूरा दिन उसकी वीडियोस चलती रही हैं कि पुलिस जो है वो इंतखाबी जो अमल है, पोलिंग का जो अमल है, उसमें बार बार रुकावट डाल रही है। फायरिंग किसी और पोलिंग स्टेशन पर हो रही है और पोलिंग किसी और पोलिंग स्टेशन पर रुकवाई जा रही है। सरेआम लोग फायरिंग कर रहे हैं, ना पुलिस वहां पर नजर आती है, ना इंतजामिया नजर आती है। आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये इंतखाबात करवाने में जो इंतजामी मामलात थे, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक हैंडल किए हैं? देखिए जी, दो चीजें। एक तो ये पार्टी 30-35 साल में नू लीग जो है ये हुकूमत करती रही है, और जितनी भी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सारी इनके असर में रही है, जेर असर रही है, क्योंकि मोस्टली लोगों को इन्होंने लगवाया हुआ है। अब इन्होंने इस डस्का के इलेक्शन में इन्होंने क्या किया है कि फैसलाबाद से राणा सनाउल्लाह साहब जो आपने गुंडे लेके आए थे, जिसका अभी मीडिया में और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं जिन्होंने फायरिंग की, और हमारा एक नौजवान शहीद भी हो गया उसमें। तो वहां से वो दूसरी पुलिस का जो है, आप कहते हैं कि देखिए, जब से बुजदार साहब ने हुकूमत संभाली है, उस्मान बुजदार साहब ने, कितने आईजी चेंज हो चुके हैं। हर बंदे को समझ आ रही है कि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उस तरह काम ही नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को वो चाह रही है कि नाकाम हो हुकूमत। ये इसका वो बोलता सबूत। देखिए, जब हुकूमत किसी बंदे को चेंज करती है तो उसको ना लाने की कोई वजह बताई जाती है और ना उसे चेंज करने की कोई वजह बताई जाती है। या तो ये हो कि जाने वाले जो आईजी हैं, 4 या 5 दफा ऐसे हुआ है कि जाने वाले आईजी साहब भी बड़े अच्छे हैं और आने वाले आईजी साहब भी बड़े अच्छे हैं, तो तब्दील करने की फिर क्या वजह है? देखिए जी, जब लाया जाता है तो यही समझ के जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जो अवेलेबल चीजें हैं, उन्हीं लोगों को सामने लेके आना है। तो उनकी फाइल देख के पता चलता है कि जी बहुत अच्छे लेके आए। जैसे लेके आते हैं तो पता चलता है कि इनकी भी कोई ना कोई फाइल उनके पास, या इनकी कोई वीडियो उनके पास पड़ी है जिससे ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनकी बातें मान रहे हैं। जैसे कि आपने रिसेंट वकूआत में देखा है, इनके पास तो जजेस की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं और वो कहते रहे हैं बारमल्ला कि हमारे पास हर शख्स की, हर ब्यूरोक्रेट की वीडियो पड़ी हुई है। तो मेरा मतलब कहना है कि उन्हीं लोगों के ये पौधे लगाए हुए हैं जो दरख्त बन चुके हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है, उन्हीं में से हमें सिलेक्ट करना है। ना बताने की भी वजह यही है कि क्यों नहीं बताया जाता कि चला गया। एक ही साफ साफ मतलब है इसका कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब भी इसमें भी अगर कोई जो वकूआ हुआ है तो पुलिस का फेलियर है, इसमें भी पुलिस इसमें। जी जी, फाइल की बात आपने की है। जो सीसीपीओ लाहौर लगाए गए थे, उमर शेख साहब, उनकी फाइल वज़ीर आज़म साहब तक गई है। उनको ना तरक्की देने के वो अहल थे, ना उनकी सर्विस में जो रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक उनको तरक्की दी जानी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने आईजी को उठवा दिया और खुद सीट पर बरकरार रहे। ये फाइल का आप समझते हैं कि काम है या हुकूमत चाह रही है कि ऐसे लोगों को लाया जाए? देखिए जी, उमर शेख साहब के मामले में थोड़ा सा जो चीज थी ना, वो थोड़ा सा पर्दे से हटके थी, क्योंकि जो फाइल बनती है वो भी ब्यूरोक्रेसी बनाती है, आईबीए बनाती है ना जी। आईबी ने जो फाइल बनाई हुई है, मोस्टली जो ऑब्जर्व किया गया कमेटी ने, जिन लोगों ने रेफर किया, उनको लाने का एक ही वजह थी कि वो दबंग पुलिस ऑफिसर थे।
और उनका रिकॉर्ड देखा गया तो बड़े दबंग उन्होंने फैसले किए और कोई ताकतवर इतने नहीं थे ना। एक और बात है, और कानून के मुताबिक चलना एक और बात है। वो उनकी फाइल में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये कानून के मुताबिक नहीं चलते, ये अपने जाती मफाद के लिए अपना जो ऑफिस है उसे इस्तेमाल करते हैं। जी मेरे ख्याल में फाइल बनी गलत थी उसकी, जो मेरे सुनने में आया कहानी, क्यों मैं बता रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ही फाइल बनाने वाली थी। और उनकी उसका एक मशहूर चीज उनकी ये थी उमर शेख साहब की, कि वो हमेशा उन्होंने पुलिस के ऊपर ही एक्शन लिया है, कि जो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे उन्हीं को उन्होंने अरेस्ट भी किया है, उन्हीं को आपने देखा होगा कि वो एक SHO साहब की भी आई थी कि उन्होंने गालियां निकाली। इस चीज ऐसी चीजें होती रही हैं पहले भी, जिसकी फाइल बनाने वाले भी वही लोग थे जो उनसे अनहैप्पी थे। और बाकी उसके बाद परफॉर्म जो उन्होंने किया है, जो केस उन्होंने एक बड़ा मशहूर केस हुआ था जिससे एक ओवरसीज वुमन के साथ जो ज्यादती हुई थी, लेडी के साथ ज्यादती हुई थी, वो उस हल किया उन्होंने। और ऐसे काफी चीजें लाहौर में काफी पॉजिटिव चीजें रही हैं जब तक वो वहां पे रहे। लेकिन उन्होंने अपना टेन्योर तो पूरा नहीं किया, वापस उन्हें फिर इन्हीं बेकायदियों की वजह से और जो फाइल थी उसके मुताबिक ही फिर वापस उन्हें हटवा दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो फाइल ठीक थी और उमर शेख साहब में कोई खराबी थी। मेरे ख्याल है दोनों चीजें नहीं थी। उनकी मुखालफत पुलिस में बहुत ज्यादा थी। पुलिस सारे के सारे ऑफिसर जो हैं वो उनसे अनहैप्पी थे और रोज कंप्लेन आती थी गवर्नमेंट को, रोज कंप्लेन उनकी गवर्नमेंट को आती थी। चले हम थोड़े से डी ट्रैक हो रहे हैं, उमर शेख साहब की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात पर हमने रहना था। अच्छा, ये जो NH-75 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, ये जो 12-13 घंटे के लिए गायब हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये कैसे हो गया? ये साबित भी हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद आपको वीडियोस भी आ जाएंगी। मंजर यहाँ पे ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये एक नून लीग पार्टी नहीं, ये माफिया है। इनको हर तरीके का पता है कि किस तरह से बदमाशी करनी है और किस तरह से काबू पाना है। इनका इस इलेक्शन को जीतना मकसद नहीं था, ये लड़ना नहीं था, इन्होंने खराब करना था एक्चुअली। और इसी पे हुकूमत को कोई ना कोई चीज ऐसी लानी थी जिससे हुकूमत को बुरा भला कह सके। ये इन्होंने खुद ही गायब किया था, खुद ही इन्होंने बंदे अगवा किए थे, उसके बाद खुद ही उन्होंने इनको छोड़ा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे मीडिया पे आ जाएगा। और देखिए, जो हुकूमत होती है उसके नीचे इंतजामिया है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंतजामिया हुकूमत को जवाब दे नहीं है और वो अपना काम भी नहीं कर रहे और बदमाशी भी कर रहे हैं? देखिए, वो बिल्कुल जवाबदेह है हुकूमत को, और इंशाल्लाह हुकूमत इन सब से काम करवाएगी और जवाब लेगी। जो जिसने अपने काम में गफलत बरती है उन्हें बिल्कुल उसका जवाब देना पड़ेगा और उन पे एक्शन होगा। जो बातें आप कह रहे हैं कि ये बदमाशी करते हैं, इन्होंने पोलिंग भी रुकवा दी है और ये सारी चीजें, ये जब अपोजिशन में बंदा होता है तो ये बातें कह सकता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जब हुकूमत आपके पास होती है, इख्तियारात आपके पास होते हैं, तो फिर हुकूमत की मर्जी के बगैर ये काम आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? देखिए जी, हुकूमत की मर्जी के इसमें मर्जी तो बिल्कुल शामिल नहीं। हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि मुल्क के हालात खराब हों या एक एरिया के या एक हल्के के हालात खराब हों, क्योंकि वो हालात खराब होने की वजह से हुकूमत पे ही असर पड़ता है। तो हुकूमत, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि जरूर काबू पाएगी और पा रही है इस पे, और जो लोग इसमें मुलव्वस थे वो इंशाल्लाह जरूर जवाबदेह होंगे। इनका वहां पे असर रसूख है, ये सारी की सारी पार्टी वहां पे इकट्ठी हुई है, बल्कि सिर्फ नून लीग नहीं पूरी PDM ने इनको सपोर्ट किया वहां पे। तो इनका पूरा जोर इसी पे था कि इस हल्के में एक तो हुकूमत को नाकाम किया जाए, PTI को नाकाम किया जाए एज ए पार्टी, फिर एज ए हुकूमत नाकाम करने की कोशिश की है, वावला मचाने की कोशिश की है। इनको पता था कि हारेंगे। इनका हरगज ये इलेक्शन लड़ना या जीतना इनका मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खराबी करना इनका मकसद था। अब जो मैंने वीडियो एक देखी है सोशल मीडिया पे, बड़ी वायरल हो रही है कि जो वोटों का थैला एक बंदा लेके भाग रहा था, उसको ये पकड़ के लाए हैं, तो बाद में पता चलता है कि वो नून लीग का साबका MP है, वो टिकट होल्डर है, वही बंदा वो सामने आया। तो इसी तरह हर तरफ आप देखेंगे कि यही अनासर शामिल है और आपको कुछ दिनों में ये सारी चीज जो है मंजर आम पे आ जाएगी। वो जो जिसकी वीडियो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की थी, वो बंदा तो वो थैला उस बंदे से पकड़ कर ला रहा है। उसकी जो पूरी वीडियो है, उसमें जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसने अपने बगल में रखा हुआ है बैग,
उस बंदे से वो छीन कर वापस पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये वीडियो तो वो आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पीछे हमने कोई वीडियो हमें नहीं मिली, लेकिन उसी बंदे की जिससे कि हाथ से थैला पकड़ा गया, जो मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप देखा है। खैर वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे हम ज्यादा यकीन कर भी नहीं है। उसने एक वजात भी जारी की है, वो भी सोशल मीडिया पर चल रही है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, थैला अपने पास पोलिंग के बाद लेके जा रहा है, इसलिए लोगों ने उसे पकड़ लिया है कि बाकी जहां पर थैले पड़े हुए हैं या जहां पर बक्से पड़े हुए हैं, ये भी वहीं पर होना चाहिए। ये एक थैला आप लेकर कहाँ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर और वापस वो थैला लेकर वापस पोलिंग स्टेशन में गए हैं। ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। देखिए जी, मेरी नजर से नहीं गुजरी वो सोशल मीडिया की वीडियो। और लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो भी बंदा, जो भी लोग, जो भी अनासर इसमें शामिल होंगे, वो जरूर हरकत की है तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत हद तक इसमें जो खराबी करने की कोशिश की है वो नून लीग ने की है इसमें। ठीक, अच्छा, सेनेट इंतखाबात पर थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। जो कादर बलोच साहब को टिकट दिया गया था और जो तरक्की साहब हैं उनको टिकट दिया गया है, एहसन गुज्जर साहब की जो वाइफ है उनको टिकट दिया गया है, सिंध में अबड़ो साहब को टिकट दिया गया है। ये सारे बंदे आप समझते हैं कि पहले करप्शन करके पैसे जमा करते हैं और फिर लोगों को पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं, या आप समझते हैं कि परवेज रशीद जैसे बंदे जिनके वाजबात अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस तरह फरहतुल्लाह बाबर साहब के पास फीस भी नहीं पूरी थी, ये लोग वोट खरीदते हैं, या कादर बलोच जैसे या अबड़ो जैसे बंदे जो अरबपति हैं वो सीट खरीदने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं? परवेज रशीद साहब, सर मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, यहीं यूके से गए हैं, शायद आप भी जानते हो। और ये कहना इन लोगों के लिए कि ये इनके पास पैसे देने के लिए अपना जो बिल था वो चुकाने के पैसे नहीं थे, ये वो बिल चुकाने की बात नहीं थी। ये करप्ट लोग हैं, इनके शुरू से गवर्नमेंट के, जब गवर्नमेंट में रहे हैं तो इन्होंने हुकूमत का पैसा खाया है, हम मेरा आपका पैसा खाया। ये हर जगह पे यही काम करते थे। सिर्फ ये नहीं होंगे, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने पैसे देने होंगे, बहुत सारे लोगों ने पंजाब हाउस पे और दूसरी जगह पे पैसे देने होंगे। पैसे इनके पास हैं। कादर बलोच का जहां तक सवाल था, उससे टिकट हमारे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे, वो जो मुंतखब हुए थे, वहां के सदर थे और दो पार्टी थी पीटीआई की, वहां पे उन्होंने सबने एहतजाज किया उसके बारे में, और खान साहब ने टिकट वापस ले लिया, उसे पार्टी ने, सॉरी। दूसरे जो लोग हैं, अबड़ू साहब या दूसरे आप जिसको कहते हैं, वो मेरा ख्याल में मेरिट पे उतरते थे और वहां पे रिकमेंडेशन उनकी पार्टी की तरफ से उनकी हुई है और तभी लिया। बाकी पार्टी लीडरशिप जो है एज ए वर्कर, मैं तो यही कहूंगा वो बेहतर जानती है कि कौन सा बंदा किस ओहदे के लिए अहल है। बाकी जो पैसे हैं, जिस बंदे के पास ऑलरेडी इतना पैसा हो, करप्शन जो आप कह रहे थे, मेरा नहीं ख्याल के करप्शन किसी पे साबित है, कोई कन्विक्टेड है और उसको सामने टिकट दिया गया हो। मेरी नजर में तो ऐसा नहीं आया, बाकी आप उसको हाईलाइट कीजिएगा। पैसा किसी के पास होना वो हर बंदे का अपना राइट है। अगर फैसल वाडा को देखें, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उनका अपना कमाया हुआ पैसा है, उनका उन्होंने मेहनत की हुई है, वो बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून है वहां पे। तो पैसा होना बुरी बात नहीं है, किस जरिए से किस तरह कमाया हुआ है वो देखना है कि वो किस तरह आया है। अच्छा, ये जो सेनेट के टिकट देने के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड बना था, जिसमें खान साहब खुद मौजूद थे, चारों सूबाई जो वज़राए आला है वो मौजूद थे, गवर्नर्स मौजूद थे। ये तकरीबन 11 लोगों का एक सिलेक्शन का बोर्ड था। इस सिलेक्शन बोर्ड ने जो टिकट जारी किया है वो कादर बलोच साहब को किया है, वो अबड़ो साहब को किया है, जिन पर वहां की जो क्यादत है, मुकामी क्यादत है, वो इतराज उठा रही है। अबड़ो साहब के बारे में तहरीरी तौर पर शिकायत मौसूल हुई है और कादर बलोच साहब से टिकट वापस ले लिया गया है। बोर्ड जो बनाया था इतने लोगों का, क्या इन्होंने मुकामी जो क्यादत है पार्टी की उससे मशवरा करके ये सिलेक्शन नहीं की, या खुद ही अपने लिख लिया है कि फलां फलां बंदे को टिकट दे दिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में पार्टी लीडर जो बोर्ड बैठता है या लीडरशिप जो होती है, वो हर चीज को मद्देनजर रख के ही किसी को टिकट देती है। जहां तक कादर बलोच साहब का टिकट का है, तो उनको टिकट मेरे ख्याल में पार्टी ने अपनी तरफ से देख के सही दी है। हाँ, एतराजात आए हैं पार्टी के अंदर से
तो फिर उनको टिकट वापस भी ली है। और मेरे ख्याल में ये भी अंदर से एतराज आने की वजह पूछ रहा हूँ कि अगर आपने मुकामी क़यादत से मशवरा ही नहीं किया तो फिर बोर्ड बनाने का क्या मकसद था? देखिए, बोर्ड बनाने का मकसद तो यही था कि लीडरशिप जो है उनको कहा गया कि आप सिलेक्ट करें कि कौन बंदा अहल है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो पार्टी इलेक्शन से टोटल डिफरेंट होता है। वही बंदा होता है जो मेरिट पे पूरा उतरे। सेनेटर आपको बनाना है तो आपको टेक्नोक्रेट चाहिए, आपको सेनेटर चाहिए, वो बंदा जिसने कानून बनाना है अंदर जाके। तो हर बंदा इस चीज का अहल नहीं होता है, बंदा सिलेक्ट करना होता है। तो मेरे ख्याल है उन्होंने बिल्कुल सही जगह पे टिकट दिया। हाँ, जब पार्टी के अंदर से एतराज खुल के आया तो फिर उन्होंने उसका टिकट वापस भी लिया है। ये भी काम पीटीआई ही करती है, और पीटीआई ने, खान साहब ने ये हमें शऊर दिया है कि हम अपने राइट के लिए खड़े हों और एतराज करें, चाहे वो पार्टी के अंदर ही हो। तो मेरा नहीं ख्याल, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी और पार्टी के अंदर वर्करों ने जब एहतजाज किया हो तो किसी ने टिकट वापस ली हो या किसी ने वर्करों को इतनी इज्जत दी हो जितनी हमारी पार्टी देती है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब को दिया है, श्री रहमान साहबा को दिया है, और जो भी टिकट दिए हैं, ये सब लोग पार्टी के लिए कोई नए नहीं है। कोई बंदा इन पर इतराज कर ही नहीं सकता, इसलिए कि इन लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हुई हैं पार्टी को। जिस तरह से कादर बलोच साहब थे, आप कहते हैं कि अहल थे या उनमें अहलियत थी सेनेट में जाने के लिए, तो जो सूबाई क़यादत है जो एतराज कर रही है, बेहतर नहीं था कि उनसे पहले मशवरा कर लिया जाता या उनको एतमाद में लिया जाता कि हम ये टिकट इन साहब को दे रहे हैं या ये कितने बेहतर हैं? क्योंकि मुकामी क़यादत में वोट देने होते हैं। वो बलोचिस्तान की तरफ से सेनेटर थे। अगर पीटीआई बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो इतने काबिल नहीं हैं कि वो समझ सकें कि कादर बलोच साहब किस तरह से अहल हैं टिकट के। जी, मैं समझता हूँ कि जो बोर्ड बनाया गया था वो बोर्ड ने फैसला हर चीज को मद्देनजर रख के किया है, और उन्होंने मेरे ख्याल में राय ली है। देखिए, हर पार्टी के अंदर भी पार्टी होती है, पार्टी के अंदर भी धड़ेबाजी होती है। टू बी ऑनेस्ट, ये मानने वाली चीज है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, होता है बिल्कुल हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब हमारे अगेंस्ट भी एक पैनल है, तो वो हर दूसरे को एतराज होता है। हो सकता है कि एक जो धड़ा हो उसने ओके किया और दूसरे धड़े ने खुल के आके एहतजाज किया है, लेकिन पार्टी ने उसको भी इज्जत दी और उसके बाद उसको दोबारा ऑब्जर्व किया है कि क्या मसला है। जिस मेरिट पे अगर वो पूरे नहीं उतर रहे और जहाँ पे ज्यादा तनकीद हुई है तो उन्होंने वो टिकट वापस की है। जहां पीपल पार्टी का या दूसरी लोगों की आप बात करते हैं तो यही लोग हैं जो हम देख रहे हैं कि 30-35 साल से वारियां एंजॉय कर रहे हैं। कभी वो आपको सेनेटर के रूप में नजर आएंगे, कभी आपको मिनिस्टर के रूप में नजर आएंगे, कभी आपको एमएनए एमपीए के रूप में नजर आएंगे। हमारी पार्टी मोस्टली आप लोगों को देखेंगे तो नए लोगों को टिकट दे रही है, और नए लोगों को मेरा ख्याल में देना भी चाहिए। हर बंदे को हक है कि वो मुंतखब हो, अगर अवामी नुमाइंदा है तो वो मुंतखब होता है तो उसको राइट मिलना चाहिए। और इसी तरह सेनेटर है, अगर वो इस चीज का अहल है तो उसको देना चाहिए, ना कि वही लोग हमारे जो पुराने हों। मैं तो बजाते खुद इस चीज को बुरा समझता हूं कि उसी लोग बंदे को आप पूरे पाकिस्तान में आपको और बंदा नहीं है, अगर आप चौथी पांचवी दफा उन्हीं को टिकट दे रहे हैं और बंदा आपकी पार्टी में नहीं है। और जो लोग नीचे बैठे हैं, जो वर्कर बैठा है, जो आपकी तरफ देख रहा है, उसको आपने 35-40 साल से वहीं पे रखा है नीचे, वो वहीं पे रहेगा। वर्कर का कोई हक नहीं कि वो भी ऊपर आए। कादर बलोच साहब तो पार्टी में शामिल भी नहीं है। नहीं, पार्टी में शमूलियत होगी थी उनकी, पार्टी में शमूलियत होगी थी उनकी। हमारी पार्टी नहीं है अभी जो गवर्नमेंट में। पार्टी कोई भी हो वो जब भी ज्वाइन करे, हम हाँ ये कह सकते हैं कि पार्टी रिसेंटली ज्वाइन की, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं, पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। सेनेट का जो टिकट का मामला शुरू हुआ है तो पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इससे पहले ना वो पार्टी के वर्कर थे और ना पार्टी में उनको कोई जानता था कि ये भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या इसके कोई ओहदेदार हैं या इसमें काम करते थे। पार्टी में लोग जानते थे तभी उसको टिकट मिला सर। पार्टी के ना जानने की वजह से ये तो नहीं कि उसको टिकट मिले। जाहिर है जिसने टिकट दिया है, जिस बोर्ड ने टिकट दिया है, वो सब ने ऑब्जर्व किया, सब इसको जानते थे, तभी इसके नाम की रिकमेंडेशन हुई है। चले, और अबड़ो साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो उनकी मुकामी क़यादत है वो तहरीरी तौर पर पार्टी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रही है कि इनको टिकट मेरिट पर नहीं दिया गया? मेरा ख्याल में अबड़ो साहब का भी यही चीज है कि मुकामी, देखें, अगर आप लाखों में से एक बंदे को टिकट देते हैं तो दूसरे लाखों का एतराज तो जायज है, बनता है, और लोग एहतजाज भी करते हैं। आप पार्टी दोबारा उसको देखे, रिव्यू करे दोबारा, अगर वो मेरिट पे उतरते हैं तो पार्टी उस पर स्टिक रहेगी, कि ना हुआ तो उनसे भी टिकट ले ली जाएगी, या जिसको
जो अहल होगा उस चीज का उसको दी जाएगी। मेरे ख्याल में पार्टी इसमें बेहतर जानती है। हर बंदे का दिल करता है कि मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी एज ए सेनेटर हूं, मैं भी वर्कर हूं। तो ये सियासत है, सियासत में इख्तलाफ तो होता ही। ठीक। फैसल वावड़ा साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको इसलिए टिकट दिया गया है कि वो कौमी असेंबली की जो सीट है उससे नायल हो सकते हैं। नायल आपको पता है कि क्यों हो सकते हैं? वो अपने मिस डिक्लेरेशन की वजह से नायल हो सकते हैं। क्या एक ऐसे बंदे को टिकट देना जायज है जो मिस डिक्लेरेशन की वजह से अपनी डी सीट हो जाए और उसे आप दोबारा से सेनेट में इलेक्ट करवा दें? क्या ये अखलाकी तौर पर जायज है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये एलिगेशन है या लोगों की सोच है जो ऐसे कहते हैं कि इसलिए टिकट दिया जा रहा है। फैसल वाडा साहब पार्टी को बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है। उनको बिल्कुल उनका हक है, बड़ा मेरिट पे उतरते हैं, पूरा उतरते हैं और पार्टी के लिए अब देखते हैं कि उसकी आवाज दिल से निकलती है पार्टी के लिए। ऐसे लोग सामने आने चाहिए, बिल्कुल उनका राइट बनता था। बाकी नाकदीन जो है, जो अपोजिशन है, वो तो कहती रही है कि इनको इसीलिए दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि वो नाहल होंगे या उनको उनके खिलाफ फैसला आने वाला। ये तो क्या सराहियां है ना जी, उनके खिलाफ आ जाएगा और वो नाहल हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, मिस डिक्लेरेशन तो उन्होंने किया हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया हुआ है, क्योंकि मेरी नॉलेज में जो मैंने उनसे पूछा था वो तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो छोड़ चुके थे नेशनलिटी। चले, ठीक है। 2.5 साल आपकी हुकूमत के गुजर चुके हैं। ये 2.5 साल भी आपके सामने हैं और 2.5 साल का अरसा आप बाकी है। आप इस 2.5 साल के अरसे से कितने मुतमईन हैं और 2.5 साल के बाद आप अपनी हुकूमत को कैसे देखते हैं कि कहां पर खड़ी होगी, कितनी कामयाब होगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बहुत कामयाब रही है। मैं बजाते वर्कर बड़ा मुतमिन हूँ, एज ए पाकिस्तानी बड़ा मुतमिन हूँ, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा मुतमिन हूँ। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, चप्पे चप्पे पे वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जब आपकी काम करती है या वो तरक्की कर रही होती है, उसके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी 40 इंडस्ट्रियां कोई होती है, सीमेंट, बजरी, टाइल्स, इस चीज को मजदूर और लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। इंशाल्लाह एक चीज को तैयार कर लिया गया है। आप देखेंगे कि अगले 2.5 साल में इंशाल्लाह ये डिलीवर भी होगा और बहुत अच्छी तरह हम ट्रैक पे चढ़ गए हैं। इंशाल्लाह गाड़ी दौड़ेगी ट्रैक। आम पाकिस्तानी की हैसियत से जब मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो इस ग्राफ में अभी तक तो हम 1% या 1% से नीचे खड़े हुए हैं। ये 2.5 साल का हमारा सफर रहा है। अब यहां से 2.5 साल का हम अगर मजीद सफर तय करें तो आप कहां पर देखते हैं कि ये ग्राफ कहां पर खड़ा होगा? मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 साल कोरोना की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है और अभी भी दूसरे मुमालिक तो मेरा ख्याल है कि और अगला 1 साल भी इसी में रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने ट्रैक पे चल पड़ा है। आप 5 साल की बात करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह महंगाई पे भी कंट्रोल किया जाएगा और मईशत पे भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कामयाब होंगे। इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी।